नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें हम दो सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक है पॉलिटी वाला सेगमेंट, दूसरा है जियोग्राफी वाला सेगमेंट। पॉलिटी वाले सेगमेंट दोस्तों, आज है जो स्थानीय स्वशासन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हो सकता है इसके दो वीडियो बने, दो पार्ट बने, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या इसमें अधिक है। साथ ही दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी वाला सेगमेंट देख रहे हैं। ज्योग्राफी वाले वीडियो में हम लोग लास्ट में आपके वनस्पतियां तक देख चुके थे, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, इसके साथ साथ हम लोग आर पीवाईक्यू को भी चर्चा कर रहे हैं, जिसके अब तक आपका साइंस वाला सेगमेंट तक कंप्लीट हो चुका है। और हिंदी में आपके अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव तक कंप्लीट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, डेली करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। और बेहतरीन वही टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। खैर, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं स्थानीय स्वशासन। खैर दोस्तों, भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो हमारे प्रमाण मिलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से भी हमें इसका प्रमाण मिलते हैं। हालांकि कालांतर में से विभिन्न परिस्थितियों में अपना चेंज होता रहा, और अंत में क्या हुआ, जो भी आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत 1884 में एक आपके गवर्नर आए कि जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन महोदय का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत में जो पंचायतों की नींव पड़ी है, इन्हीं के समर्थन से, इन्हीं के विचारों से पड़ी। खैर, देखते हैं आगे, देखिएगा। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, जो लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता के द्वारा चुना हुआ शासन। मतलब कि जब हम लोकल लेवल पे, लोकल लेवल मतलब ये हो गया, ये देखिएगा एक संरचना मैं बना रहा हूं, इसे कहते हैं सेंट्रल लेवल, इसे कहते हैं स्टेट लेवल, इसे कहते हैं विलेज लेवल। जब हम विलेज लेवल पे क्या करते हैं, चुनाव करके किसी हेड को चुनाव करते हैं, हेड मतलब ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव करते हैं, कौन करता है? यही ग्राम की जनता ही करती है। इसी संरचना को क्या कहता है, कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी हम ग्रास रूट पे क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के या लोकतंत्र की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? जन भागीदारी को बढ़ावा देना। बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब जन भागीदारी को बढ़ावा देना। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसा आपका लोकतंत्र रहेगा, जितना जितना अधिक लोगों का भागीदारी रहेगा लोकतंत्र में, उतना ही अधिक क्या होगा, आपका लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 और 243 अंगा के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। चूंकि हुआ क्या था, एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा नाम था इसका? 73वां और 74वां, दो संविधान संशोधन हो रहे हैं। कब हुए? 1992 में, ठीक है। अब ये संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, और नगर पालिका के लिए भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। अब ये हुआ है कब? 1992 में। अब इसी समय जो भाग 9 जोड़ा गया, कहाँ लिखा गया है? 243 से 243 आरा तक, 243 आरा तक इसका प्रावधान यह है, किसका? पंचायती राज संबंधित, ठीक है। देखिएगा, कहा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। देखिए, मैं एक थोड़ा विस्तृत बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल देखिएगा, कि चूंकि जो बेसिक है, जहां से प्रश्न आमतौर पर एग्जाम पूछे जाते हैं, वो यही है। क्या है? 73वां संविधान संशोधन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 73वां कब हो रहा है? 1992 में, ठीक है। संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया? इसमें भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9, ठीक। और क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद को जोड़े गए। कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 आरा तक जोड़ा गया, ठीक है। ये आपको कुछ प्रावधान किए गए। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। कहाँ? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसी में 74वां संविधान संशोधन था। इसमें ये किससे संबंधित था? नगरों से संबंधित था, ठीक है, या जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भी कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। ये आपको कुछ प्रावधान इसमें किए गए, ठीक। चलते हैं आगे, देखिएगा।
फिर कह रहा है 243 खा के खंड एक के अनुसार प्रत्येक ग्राम में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? दरअसल है क्या दोस्तों, अगर आप लोग गांव से संबंधित हैं, अगर ग्राम में गए होंगे, उसमें एक चुनाव आप देखते होंगे, जब पंचायतों का चुनाव होता है 3 प्रकार के मत पड़ते हैं, ठीक है ना? देखिएंगे कौन कौन सा। मान लीजिए आपको ग्राम की संरचना है ये वाली, ठीक है। इसमें एक मत पड़ेगा, खैर ये हायरार्की नहीं, हायरार्की पे ही चलेंगे। एक पड़ेगा ग्राम लेवल पर। ग्राम लेवल का होता है ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं हम लोग। और इसी समय हम लोग एक और देते हैं जिसको बीडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडीसी, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से जो मेंबर होते हैं उसका चुनाव करते हैं। ये होता है क्या? क्षेत्रीय पंचायत जिसे कहते हैं, क्षेत्र प्रमुख या ब्लॉक, ब्लॉक वाला जो चुनाव होता है उसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद जिला स्तर के जो चुनाव होता है इसे क्या कहते हैं? जिला पंचायत कहते हैं। और जिला पंचायत की कहा चुनते हैं हम लोग? जिला पंचायत सदस्य के चुनाव करते हैं, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं हम लोग क्या, और बीडीसी इसके लिए क्या करते हैं? बीडीसी का चुनाव करते हैं। इन्हीं तीनों चुनाव जब हम लोग मतदान करते हैं, इन्हीं तीनों को क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। कौन कौन सा? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं, बीडीसी का चुनाव करते हैं और ग्राम प्रधान के मुखिया का चुनाव करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हुआ ग्राम जिला हुआ, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये अपने में ही से मतलब मान लीजिए अगर 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य मिलकर क्या करेंगे? अपने में एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार जो बीडीसी होता है, बीडीसी का जो ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख चुनाव कौन करता है? यही कई बीडीसी मिलकर क्या करते हैं? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। लेकिन जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट जनता ही करती है। ये इसीलिए जो बीडीसी वगैरह चुनाव होता है ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी उसमें खरीद फरोख्त की जाती है कि कई बीडीसी बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। कोई कहता है 50 लाख ले लो, कोई कहता है 20 लाख ले लो, और जिसके पास नंबर ऑफ मेजोरिटी बीडीसी का अधिक हो जाता है, वो क्या होता है? बीडीसी का अध्यक्ष मतलब ब्लॉक प्रमुख का अध्यक्ष बन जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आगे के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों को उस राज्य में नहीं गठन किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक। अनधिक का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहां पर जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में जो हम मध्यवर्ती पंचायत जिसे हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ये पंचायत गठन नहीं किया जाएगा। कहां पर? जहां पर 20 लाख से कम, 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर क्या किया जाएगा? ब्लॉक वाला काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। कितने का है? 29 विषय उल्लेखित है। मैंने भी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। और जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है, यानी पंचायत ही क्या करती है इस पे, अब उस पे कानून बनाने का, नियम बनाने के जो भी विषय दिए गए हैं काम करने का, ये पंचायतों के ही संबंधित दिए गए हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है? राज्य विधानमंडल। ठीक, और ध्यान देना इसमें ये नहीं ध्यान देना संसद देगी कुछ नहीं, क्योंकि पंचायत जो है राज सूची का विषय है, और पंचायत अगर राज सूची का विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आपको राज्य सरकार को ही है। ठीक है, पंचायत राज सूची का विषय है। मैंने कहा ना पंचायत किसका विषय है? राज सूची का विषय है। 243 ग के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल के तैयार करता है, यानी जो भी प्रावधान किया गया है कौन तैयार करता है? राज्य विधानमंडल तैयार करता है। ठीक, पंचायत का चुनाव करने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है, कौन निर्णय करता है? पंचायत का राज्य सरकार करती है। पंचायतों का अवधि कितनी? सामान्यतः 5 वर्ष होती है, यानी जो कार्यकाल होगा पंचायत का कितना होता है? एक प्रधान ग्राम प्रधान कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है। ठीक, खैर 21 हुआ तो 26 में कंप्लीट होने वाला है, परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी पंचायत है जो ठीक ठाक से नहीं चल रही या कोई अव्यवस्था हो जाती है, ऐसी दशा में क्या हो सकता है? उस पंचायत का विघटन किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग, जिसे हम राज्य वित्त आयोग कहते हैं, उसका गठन किया जाता है। इसका क्या काम है? जो राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? जो पंचायत है या नगर पालिकाएं होती हैं, इनको जो वित्त संबंधित जो समस्याएं होती हैं, इनके जो आय की समस्याएं होती है, उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 243 झ के तहत किया गया है। ठीक है, 243 माह के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का क्या करेगा? पुनर्वलोकन करेगी। यानी ध्यान देना है, चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, दोनों के लिए जो आपका वित्त आयोग है, ये दोनों के लिए काम करता है, ना कि एक के लिए। ठीक, आगे क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किसी भी ग्राम में से संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोग मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। किसका क्या मतलब है? देखिए समझा देते हैं। मान लीजिए
एक गांव है जिसका नाम है क्या, मनमोहकपुर मान लेते हैं, मनमोहकपुर। अब इसमें लोगों की संख्या मान के चलते हैं हम 10,000 है। कितने लोग लगते हैं यहाँ पे, 10,000। जो 10,000 लोग हैं ये कैसे हैं, ये बूढ़े हैं, बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम है, महिला है, सब है। लेकिन हो सकता है ये जो निर्वाचक नामावली हो, निर्वाचक नामावली का मतलब ये हो जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वो वोट देते हो, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 150,000 हो, सॉरी 5,000 हो। तो ये क्या होगा, इस क्षेत्र के ग्राम सभा कहेगी। जो निर्वाचक नामावली होगी, जितने लोगों का नाम इसमें लिखा जाएगा, मतलब जिनका नाम दर्ज होगा, वो क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। खैर, भारतीय संविधान के राजनिदेशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश करता है। यानी अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं भाई साहब, आप ग्राम पंचायत के गठन करिए। ध्यान देना है, जो आपके मतलब बापू जी थे यानी गांधी जी थे, उनका भी विचार था ग्राम स्तर पर क्या हो, शासन का स्थापना किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, यानी सर्वप्रथम चूंकि हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको समितियों के बारे में बता दूं। मैंने कहा ना कि मध्यकाल में पंचायत लगभग समाप्त हो गई थी। ठीक है, पंचायत लगभग समाप्त हो गई थी। हुआ क्या, 1884 में एक आपके वायसराय आते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हुआ क्या, इसने तो स्थानीय स्वशासन गठन कर दिया। जब 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, तो अब ये हुआ नहीं लगा भाई साहब हमारे स्तर, हमारे यहाँ क्या है, ग्राम भी हैं, अब ग्राम को सुदृढ़ करना है। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने क्या काम किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत कभी 1992 में हो रहा है। उन्होंने कोशिश किया तो इसके माध्यम से ग्रामीण को सुदृढ़ किया जाए, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिला। तब उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, कौन, 1957 में, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ये पहली ऐसी कमेटी थी जिसने पंचायतों के चुनाव के संबंधित, पंचायतों की संरचना संबंधित चुनाव सिफारिश किया था। खैर कालांतर में कई समितियां गठित की गई, जैसे 1977 कौन सी समिति की गई, अशोक मेहता। कौन सी, अशोक मेहता। इसे लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बार बार आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते रहे, सुमिलित करने के लिए बनते रहते हैं। फिर जीवीके राव समिति गठित होती है। कब गठित होती है, 1985 में गठित होती है। ठीक है, उसके बाद एक गठित हुई कौन है, एल के सिंघवी या लक्ष्मी सिंघवी कहा जाता है इनको। लक्ष्मी सिंघवी गठन होता है 1986 में। और ये कमेटी ऐसी थी जो पहली बार कही थी भाई साहब आप पंचायतों को संविधान का दर्जा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1988 में कमेटी गठित हुई जिसका नाम गडगिल, क्या नाम है, गडगिल कमेटी है। उसके बाद 1988 में ही एक कमेटी गठित हो रही है जिसका नाम थुमगन समिति होती है। ये बार बार कमेटी आपसे पूछी जाती है, मैं इसलिए बार बार आपसे सुना रहा हूं क्योंकि इससे बार बार आपसे यहाँ प्रश्न बनता रहता है। यानी कुछ ऐसी कमेटियां हैं जो आपसे बार बार प्रश्न बनते रहते, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा दे दिया। ठीक, देखिएगा। अब कह रहा है जो बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दिया था उसमें उसकी सिफारिश क्या थी। बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश उसको देख लीजिएगा। इन्होंने कहा था क्या, त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय संरचना का मतलब ये होगा क्या है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, तीनों स्तर पर हमारी क्या पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। जैसे अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने जो देखा था, इसमें क्या है, एक बार फिर से बना दिया जाए इसको, जो बलवंत राय मेहता सिफारिश करती है। कहता है भाई साहब 3 स्तर होना चाहिए। कितने स्तर का होता है, 3 स्तर। पहला क्या होता है, ग्राम स्तर पर होना चाहिए। दूसरा किस पे होता है, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए पंचायतों का गठन। तीसरा क्या होता है, जिला स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पंचायतों की संरचना की बात की थी। ठीक, बलवंत राय मेहता के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों की समिति राजस्व शक्तियां प्रदान करने की तथा राज्य पंचायती राज वित्त आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी। ध्यान देना है, ये संथानम समिति को है। इस बार पीसीएस में भी विवादित प्रश्न टॉपिक रहा है, क्योंकि जो संथानम समिति है, संथानम समिति की अगर आप बात करें 1964 में किससे लेकर गठित की गई थी,
सीबीआई के लिए, सीबीएसई के लिए। और कभी कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संस्थानम समिति किससे संबंधित है, शायद आप इसमें ऑप्शन गलत लगा दें, क्योंकि संस्थानम समिति पंचायती से भी संबंधित है। किससे? पंचायत से भी संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, पंचायतों को निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संस्थानम के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब? 1964 में। ठीक, आगे चलते हैं। अपनी अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी थी। संस्थानम समिति कब है? इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1965 में। चूंकि समितियां बार बार बनती रहती हैं और एक टॉपिक पे कई समितियां बनती रहती हैं, आप इसलिए आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते मुझे इतना ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई समितियां कई बार पूछी जा सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में कहां से किया? नागौर, राजस्थान से किया। कहां से किया था? नागौर, राजस्थान से किया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में मुझे लगता है कम से कम विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा, सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है और आयोगों को यह फेवरेट प्रश्न रहा है। ठीक, जब बनता है आमतौर पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। ठीक है, कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाग 9, उसके तहत क्या पंचायतों को संविधान का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक, पंचायती राज संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया। यानी जो सिंघवी समिति जिसे कहते हैं या लक्ष्मी सिंघवी समिति जिसे कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम कहा था भाई साहब जो हमारे यहाँ जो पंचायत है ये तभी इनकी स्थिति मजबूत होगी जब इन्हें संविधान का दर्जा प्रदान हो जाएगा, वरना सब अपनी मनमानी करेंगे, सब अपने बाप की प्रॉपर्टी मान के से अपना काम कराते रहेंगे और कुछ होगा नहीं सुधार इसका। ठीक, आगे चलते हैं। 1988 में पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति की। यानी पहले एल एम सिंघवी ने किया, उसके बाद इसने भी कहा भाई साहब इसको भी संविधान दर्जा दीजिए वरना ये समाप्त है। ठीक, लेकिन इसके पूर्व एक समिति गठित की गई जिसका नाम था 1977 में अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। इसने कहा था कि भारतीय संविधान कुछ प्रावधान पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसने कहा था कि भाई साहब जो कि पंचायतें एक अच्छी स्थिति है जिसकी जड़ें जो है भारत के इतिहास में रही हैं, यानी लोगों का स्तर पहले भी है ना, पंचायत मान लो नहीं भी था पहले, जब हमारे दादा पादा मतलब बहुत पुराने जब रहे होंगे, जब कोई समस्या होता तो क्या करते थे? पहले परिवार लेवल पर निपटाते थे, फिर गांव के कुछ लोगों को बुलाते थे, भाई साहब हमारे समस्या का समाधान कीजिए। अभी भी होता है ना, चला पंचायत बुलाओ जाए हो किया जाए, देखिए क्या करे थे हमारे कैसे पंचांग सामने जिया लिया जाए, होता ही नहीं होता। तो ये जो संरचना है संविधान लिखी हो या नहीं लिखी हो, लेकिन हमारे समाज में पहले से ही विद्यमान है और आज भी विद्यमान है, भविष्य में भी विद्यमान रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इस समय को स्पष्ट अनुशंसा नहीं की, ध्यान देना संविधान में शामिल करना है, इसकी बात इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, बस इतना ही कहा था शायद करना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी पीके थुंगकुन समिति अनुशंसा से स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। जीवीके राव समिति ने 1985 में गठन किया गया जिससे पंचायतों का, ध्यान देना फिर एक समिति गठित की जा रही, कौन सी? जीवीके राव समिति। कौन सी? जीवीके राव। कब गठित की जा रही? 1985 में गठित की जा रही है। और उसने क्या कहा? पंचायत में चुनाव नियमन नियमित रूप से कराया जाना चाहिए। उसने कहा, जीवीके राव ने कहा वैसे जो पंचायत है जो मनमानी तरीके से चल रहा है, मान लीजिए पंचायत सरपंच जो बनी महिला बनी, जाके काम सरपंच कर रहा है, उसका हस्बैंड कर रहा है, यानी ऐसे चीजों जो शोषण के शिकार हो रही हैं, इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका नियमित रूप से क्या करना चाहिए? चुनाव कराते रहना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना है। ध्यान देना, अगर पहली बार अगर पूछा जाए जो बलवंत राय समिति गठित की, बलवंत राय समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर जो पहला राज्य बना है, कौन सा? नागौर। कौन सा? नागौर, राजस्थान वाला, जहां क्या गया? पंचायतों का गठन किया गया। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन पारित हो गया उसके बाद जो पहला राज्य जिसने अपनाया है वो कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, 243(3) के अनुसार क्या किया गया? तहत नगर पालिकाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि जो महिला है, महिला के लिए क्या 33% का आरक्षण दिया गया। कितना परसेंट का? 33% का। बार बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कितना महिला का आरक्षण है, कहाँ दिया गया? पहली बार आप पंचायतों में दिया गया। अब कहाँ बात है? अब कहा जाए राज्य विधानमंडल और लोकसभा में क्या किया जाएगा? पंचायतों की मतलब महिला की आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं।
तृणमूल लोकतंत्र या ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबद्ध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राम लेवल पर हम लोग पंचायतों का गठन किए जा रहे हैं, ये क्या है, इसके हम तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है या ग्राम प्रधान बनना है या फिर वार्ड मेंबर बनना है या फिर मेयर बनना है, कम से कम आपको 21 वर्ष की आयु पूरा करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ध्यान देना है, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों का चुनाव नहीं करवाता, बल्कि इसके लिए कौन चुनाव करवाता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन आयुक्त होता है और 243 के तहत क्या होता है, नगर पालिका का निर्वाचन भी यही कराता है। ध्यान देना, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का यानी पंचायत प्लस नगर पालिका दोनों का ही क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, यानी जो आपके स्थानीय स्वशासन है जिसे नगर पालिका कहते हैं, उसे कब स्थापना किया गया है, 73वें के बाद 74वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा क्या किया, नगर पालिकाओं का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का नया भाग 9 का और नया अनुच्छेद 18 जोड़ा गया। ठीक, आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसके लिए कौन सा अनुसूची बनी थी, 12वीं, इसको हम लोग जस्ट शुरुआत में ही देख लिए। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 243 के तहत 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का गठन किया गया। नगर पालिका कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सी, एक होता है नगर निगम होता है, दूसरा होता है नगर परिषद होता है, तीसरा होता है नगर पालिकाएं होती हैं। अब देखिए कौन कहां होती है, कौन कौन से देख लीजिएगा। इस प्रकार 3 संरचनाएं हैं। ठीक है, एक होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर परिषद, नगर या नगर पालिका परिषद जिसे कहते हैं, तीसरा होता है क्या, नगर पंचायत। ठीक है, इस 3 प्रकार का गठन किया जाता है। देखिएगा, नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान देना है, जो नगर पालिका होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नगर पालिका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होता है। वही कार्यकाल होता है जो आपके पंचायतों में होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। हालांकि इसे समय पूर्व भी विघटित किया, जिससे पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, उसी प्रकार से इसका भी विघटन किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि क्या नाम है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, दोनों प्रकार के क्या करते हैं, चुनाव को कंडक्ट करवाता है। ठीक, आगे चलते हैं। और इसमें ध्यान देना, 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया है, कहाँ, 12वीं अनुसूची में किया गया है, और कुल इसमें 18 विषय हैं। और पंचायतों के कहाँ उल्लेख किया गया है, 11वीं अनुसूची में, उसमें कितने विषय, 29 विषय हैं, और नगर पालिकाओं के कितने विषय, 18 विषय। ठीक, आगे चलते हैं। उन जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया, यानी नगर पालिका क्या कर सकता है, इन्हीं 18 विषय को क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें शक्तियां, प्राधिकार प्रदान किया जा सकते हैं, यानी जो राज्य विधानमंडल है आपके, उन्हें क्या कर सकते, शक्तियां भी प्रदान कर सकते हैं और विधि भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकन करने के संपूर्ण जिले में क्या किया जाए, एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद ये जिला योजना समिति की गठन किया गया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना है, जितनी नगर पालिकाएं होती हैं, जितने ग्राम पंचायत होते हैं, इनके लिए जो योजना बनेगी या जो काम करेंगे, कैसे प्रकार काम करेंगे, इसके लिए एक समिति होती है जिसका नाम क्या है, जिला योजना समिति। क्या कौन होती है, जिला योजना समिति। इसका उल्लेख कहाँ है, 243 यानी YZ के अनुसार। अब कह रहा है इसके तहत क्या कि जिला योजना जो समिति है, यही क्या काम करेगी, चाहे नगर पालिकाएं हो आपकी, चाहे आपके पंचायतें हो, वहां पर क्या कराएगी, योजना का निर्माण कराएगी और इसका क्रियान्वयन भी कराएगी। ठीक, आगे चलते हैं। 243 अंग के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार से
जिला योजना समिति का गठन किया जाता है, उसी प्रकार से महानगर योजना समिति का भी गठन किया जाता है। वो क्या करता है, नगर के अंतर्गत जो विकास कार्य होते हैं उनका देखभाल करना, उसका क्रियान्वयन करना, निर्माण करना, ये कब सब काम का होता है, उसी का होता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कब होता है, 1988 में मद्रास में स्थापित हुआ। पीसीएस में, आईएएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे देखिएगा। ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। मैंने कहा ना, शुरुआत में ही आपसे बताया था, जो भारत में स्थानीय स्वशासन है इसके जो पिता हैं कौन कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं जो प्रश्न आपसे बना है इसके एग्जाम। ठीक, देखिएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उसको देख लिया जाए। क्या है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा भारत की ग्रामीण व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ये कौन थे दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ। कौन कहा था, चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। देखिएगा, भारत का आत्मनिर्भर और समाज की व्यवस्था वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 में कहा था भारत ग्राम स्तर पर छोटे छोटे गणतंत्र के में बना हुआ है। देखिएगा, संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। कौन है दोस्तों, अनुच्छेद 40। कहाँ है, डीपीएस में लिखा है। कहाँ है, डीपीएस में। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी जस्ट वही प्रश्न है, भारत के संविधान अनुच्छेद 40 में राज्य को सार्थक कदमों को किसके लिए परामर्श करता है, पंचायतों के। किसने, ग्राम पंचायतों के। यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिएगा, देखिएगा, पंचायती राज को अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। कब किया गया दोस्तों पंचायती राज को, 73वां संविधान संशोधन का, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1993 में। कब, 1993 में जोड़ा गया। क्या था इसमें तृतीय तल का मतलब, तृतीय तल का मतलब ये था पंचायती राज की स्थापना। क्या था, चूंकि शासन के 3 स्तर बना दिए गए, इसमें ध्यान रखिए, शासन के 3 स्तर बनाया गया। कौन कौन सा, एक था केंद्र स्तर, दूसरा था राज्य स्तर, तीसरा था पंचायत स्तर या स्थानीय सुशासन। इसलिए इसी का तृतीय तल भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायतों नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान कौन सा वर्ष किस वर्ष प्रावधान किया गया, 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां और 74वां। ठीक है, इसके द्वारा आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कानून वैधानिक रूप से शुरुआत किस संविधान संशोधन भी हुआ था, कौन सा हुआ था, 64वां। चूंकि इसमें जब संविधान बना था ये, तो बिल कौन सा था, 64वां था, और अधिनियम कौन सा बना था, 73वां। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया। बार बार वही प्रश्न है, बार बार वही प्रश्न है। तो जो बार बार वही प्रश्न उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वही ने जो नए प्रश्न बन रहे हैं उसके लिए आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, फिर से वही प्रश्न है। देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिए, नया है। भारत के संविधान में पंचायतों नगर पालिकाओं के संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस वक्त भारत प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिंह राव थे। कौन थे, पीवी नरसिंह राव थे। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय को कार्य सूची में अनुच्छेद किसके तहत की गई, अनुच्छेद 243 जिस, चूंकि हुआ क्या था, कौन सा अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और कुल कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। ठीक है, और किस अनुच्छेद में लिखा गया, 243 जिम लिखा गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे आपसे प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में आपसे बात कर रहा है। क्या, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल। महिला के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए, बिल्कुल। 11वीं अनुसूची के विषयों में पंचायतों की शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये चारों जो है दोस्तों आपके संविधान में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्या क्या है, पंचायतों के चुनाव नियमित रूप कराने से कितने वर्ष पे, 5 वर्ष की बात की जा रही है। महिला के लिए कितने % आरक्षण, 33% आरक्षण की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग का भी गठन की बात की गई, और 11वीं अनुसूची को 29 विषय देने की भी बात की गई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फिर से वही बात है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को निर्देश किए जाने वाले कौन सी अनुसूची है दोस्तों, 11वीं। कौन सी है, 11वीं। ठीक, आगे चलते हैं। 11वीं सूची में कुल कितने विषय, 29 विषय। भारत संविधान में 11वीं सूची में पंचायतों कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, कितने हैं, 29। और 12वीं के तहत कितने हैं दोस्तों, 12वीं के तहत 18 है।
प्रभावी तहत कितने हैं? 18 है। किसके लिए? नगर पालिका के लिए। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है? राज्य विधानमंडल। क्यों? क्योंकि जो आपकी पंचायतें हैं वो कैसी सूची है? राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्यों को होता है। इसलिए राज्य विधानमंडल क्या करता है? इस पे कानून बनाने का काम करता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। पंचायतों की संरचना और कौन सा कथन इसमें सही नहीं? आपको बताना है पंचायत एक संरचना के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं। क्या है? किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, बिल्कुल करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर के पंचायतों का गठन करेगा, नहीं दोस्तों। अच्छा, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पंचायतों का गठन नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट आपको सही, तीसरा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य नहीं करेंगे, लेकिन जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है वो इस चीज का प्रावधान नहीं करेगी, मध्य स्तर की ग्राम पंचायतों का गठन नहीं करेगी। ऑप्शन सी आपका क्या है? गलत है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के शासन प्रणाली की संरचना में क्या है? आपको बताना है क्या है इसमें। इसमें क्या है दोस्तों? ग्राम स्तर, कौन कौन सा? ग्राम स्तर, जिला स्तर, जिला, ब्लॉक और ग्राम, ये तीनों स्तर क्या है? तीनों स्तर पे शासन की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह न्यूनतम जनसंख्या जिनके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों के गठन की बात नहीं की गई। कौन सा? 20 लाख। ध्यान देना है, 20 लाख जनसंख्या जिस राज्य में कम है वहां क्या कर सकते हैं? मध्य स्तर पंचायत, यानी जिसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं, इसका गठन करने का प्रावधान नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगी? ध्यान देना है, जब प्रथम अधिवेशन होता है पंचायतों का, जिस दिन से प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, प्रथम अधिवेशन जिस दिन होगा उस दिन से 5 वर्ष तक क्या रहेगा? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा। यदि पंचायत भंग हो जाती तो किस अवधि के लिए क्या करेंगे? निर्वाचन होना जरूरी है 6 माह। 6 माह के अंदर क्या किया जाना चाहिए? निर्वाचन कराया जाना चाहिए अगर पंचायतों का विघटन हो गया है। ठीक, देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चूंकि ध्यान देना है कि जो पंचायत वाले प्रश्न है आपके स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक मतलब ये है कि चूंकि राज्य सूचक विषय है, उत्तर प्रदेश अलग कानून बना सकता है, बिहार अलग कानून बना सकता है, एमपी अलग कानून बना सकता है और छत्तीसगढ़ भी अलग प्रश्न और कानून बना सकता है। इसलिए आप इसे मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ गलत हो सकता है, नहीं, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है, इसलिए वहां के लेवल पे ये आपका सही होगा। देखिएगा, ग्राम पंचायत अधिकतम 20 पंच होते हैं। ग्राम पंचायत में अधिक यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 मनोनीत होते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष 5 पंचों को नामित कर सकता है और ग्राम पंचायत 10 पंच भी हो सकते हैं और पंचों के निर्वाचन समान मत रूप से आने वाली लॉटरी द्वारा होता है। आप बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है? कर ये छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है तो उसको ध्यान दे, ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है। ठीक, खासकर यूपी स्पेशल बिहार के लिए ये सब चीजें नहीं है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? आप बताइए कौन सा काम ग्राम पंचायतें या स्थानीय शासन नहीं कर सकता? जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता प्रबंधन, लोक व्यवस्था संरक्षण। दोस्तों, लोक व्यवस्था संरक्षण छोड़ बाकी तीनों काम क्या कर सकते हैं? ग्राम पंचायतें आपका करते नहीं करते? झाड़ू लगवाते हैं, बिल्कुल लगवाते हैं। जो सेवाएं होती ग्राम स्तर की वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जन स्वास्थ्य, जो हेल्थ सेक्टर वगैरह जो काम क्या करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए कौन कौन से काम ग्राम स्तर पर आते हैं, एक बार इसका नजर डाल लीजिएगा। ध्यान देना है, लोक व्यवस्था संरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, न कि पंचायतों से। बाकी जो पंचायतों का काम कौन कौन से है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन संबंधित क्या है? विषय है। ठीक है, आगे चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं है? बताइएगा। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता या जन उपयोगी सेवाएं या फिर सार्वजनिक अनुशमन का रखरखाव। आप बताइए इसमें कौन सा नहीं? इसमें क्या आपका कहाँ का प्रश्न है? बिहार स्पेशल का है। और क्या है? सार्वजनिक अनुशमन और रखरखाव क्या है? इसका काम नहीं है। बाकी जन सेवाएं भी देना है, स्वच्छता भी देना है, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसको भी देना, इसका काम है।
देखिएगा, भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का वर्ण के अंतर्गत नहीं है? बताना है आपको कौन सा काम पंचायतें नहीं करती हैं। भूमि सुधार, न्याय पुनरीक्षण। न्याय पुनरीक्षण दोस्तों न्यायालय काम है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट काम है, ना कि इनका काम है पंचायतों, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। देखिएगा, पंचायत राज व्यवस्था के न्याय पंचायतों के किसी को बंदी बनाए जाने पर सजा देने का अधिकार निम्न किस राज्य में है? आपको बताना है किस राज्य में इसका प्रावधान किया गया है। देखिएगा, इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा एक बार, चूंकि यूपी बीसीएस मेंस का प्रश्न है। इसको बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 और 1993 के प्रावधानों के तहत वह न्याय पंचायतों, ग्राम कचहरी को किसी बंदी बनाए गए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त करता है। यानी बिहार में ऐसा काम किया गया है कि अगर आपको बंदी बनाया गया है पंचायत के तहत, तो क्या किया जा सकता है, आपके ऊपर सजा सुनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि 1966 में कृष्ण कुमार मित्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्य विवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी संबंधित भाग 6 को अवैध करार दिया। चूंकि इसके जब ये प्रश्न पूछा गया होगा शायद प्रावधान रहा होगा, लेकिन अब क्या किया गया, जो पटना हाई कोर्ट था इसने इसको प्रावधान समाप्त कर दिया था। क्यों? उसका एक बड़ा रीजन ये रहा होगा कि चूंकि हमारे लोग क्या है, हो सकता है ग्राम प्रधान को कोई वोट ना दिया हो और कल उसको बेफालतू सजा सुनवा दे, क्योंकि क्या है ग्राम पंचायत उसी के इशारे पर चलेगी, इसलिए ऐसा प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि जो न्याय है, न्याय कोई चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उससे अपने वोट का, अपने हित की बात हो सकती है, इसीलिए। ठीक, यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार की कारावास सजा नहीं दे सकती। ठीक, आगे चलते हैं, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने के रूप में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आईएएस का प्रश्न है आपका, देखना बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। भारत के संविधान भाग 9 ग्राम पंचायत संबंधी उपबंध है और संविधान 73वें अधिनियम द्वारा 1992 में अंतः स्थापित किया गया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। भारत के संविधान के भाग 9 क के नगर पालिका संबंध है। अच्छा, अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका और नगर निगम। नहीं दोस्तों, नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, ना कि 2 प्रकार की होती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका दूसरा गलत है, पहला क्या है आपका सही है। ठीक, और कौन कौन से होता है नगर? एक नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है, दूसरा नगर निगम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में आपको विचार करना है। क्या है इसमें? पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, दोनों पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। क्यों? देखिएगा, और इसमें चूंकि जो शहर हैं आपके, शहर को कब दिया गया? 74वें द्वारा दिया गया। शहरों को जो स्थानीय स्वशासन दिया गया 74वें द्वारा दिया गया, ना कि 73वें द्वारा। इसलिए ऑप्शन दूसरा आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय का किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। कौन करती है? राज्य सरकार। राज्य क्यों? क्योंकि जो पंचायत है किसके विषय है? राजसूची के विषय है, इसलिए उसको चुनाव कराने का अधिकार किसको है? पंचायत, राज्य सरकार को ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय करती है, कौन करते हैं? राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। फिर वही, अब वही बार बार प्रश्न है, किस सूची के विषय, किस सूची के विषय बता चुका ना कि पंचायत किस सूची के विषय है? राजसूची के विषय में हम लोग बार बार ही चर्चा कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव होते हैं कितने वर्ष में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। 243 अंग के अनुसार ग्राम पंचायतों की अवधि उनमें प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगी। कब से होगी? प्रथम अधिवेशन से, ना कि चुनाव से, ना कि शपथ से, बल्कि जो प्रथम अधिवेशन है वहां से कब तक होगी? 5 वर्ष के लिए होगी। ठीक, इस अवधि पूर्व नए चुनाव की आवश्यक है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को पूर्ण विघटन कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह से पूर्व राज्य
मतलब कि नए चुनाव कराए जाने चाहिए। यानी मान लीजिए विघटन हो जाता है कि किसी प्रकार से पंचायत का, क्या किया जाएगा, 6 माह के अंदर क्या किया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आपको विचार करना है, अब बताना है पंचायत संबंधित कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताइएगा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संपादन कराएगा, बिल्कुल। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अच्छा, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है। एक पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, जो पंचायत संबंधित प्रावधान है ना कि 74वें नहीं बल्कि 73वें में है, यानी ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पालन में पहला राज्य कौन बना है, जो पहली बार अपनाया है, कौन था, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जो सबसे प्रथम अपनाया कि भाई साहब हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, पंचायती राज अधिनियम जो 1973 था, इसको लागू किया गया था। कब क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। 1992 अधिनियम के नए पंचायती राज बिल को पहले से हटकर नए प्रावधान जोड़े गए। आपको बताना है कौन सा प्रावधान उसमें नहीं है, क्या है, अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक वानिकी अनेक क्षेत्र सम्मिलित किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने के निर्वाचन अज्ञापनपरक किया गया। पंचायतों में 1/3 पदों के लिए महिला का आरक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। पंचायतों के सदस्यों को नियमित पारिश्रमिक और ताकि उनकी समय पाबंदी जवाबदेही सुनिश्चित हो। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, उनको लिए नियमित पारिश्रमिक का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना इसमें कौन सा इसमें कथन आपका सही है। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष के पदों के महिला के लिए उसमें अनुसूचित जात और जनजात, पिछड़ी जात, महिला के सम्मिलित आरक्षण, उनके क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से परिवर्तन आया, बिल्कुल आया। मतलब कह रहा है कि जब पंचायती राज आया है उसे एससी, एसटी, महिला, इनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, क्या उसमें समाज में परिवर्तन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। भाई जो पहले दब के रहते तब वो कॉलर पकड़ते हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कि इस आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है। दोस्तों, मांग नहीं चल रही थी पंचायतों में आरक्षण के बाद, बट सरकार ने ऐसा दिया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की सीटों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है, क्या है। इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही है, सही है या नहीं सही है, बताइएगा। ठीक, आगे है। यह आरक्षण अनुच्छेद 234-43 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट आपका नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आरक्षण दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा है, ना कि 334 था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया, यानी अब बताना है जो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया था, किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, सभी निर्वाचन ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तरों पर 30% सीटों का आरक्षण रखी जाए। 30% नहीं दोस्तों, 33%। कितना है, 33%। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों को नियत करने के लिए अपने अपने वित्त आयोग होंगे, बिल्कुल दोस्तों, क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, पंचायती राज नियमित कार्यकर्ताओं को अपने पद और कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे जिनके 2 या 2 से अधिक संतानें हो। नहीं दोस्तों, अभी ऐसा प्रावधान नहीं है। खैर, अब कुछ राज्य ऐसे प्रावधान ला रहे हैं, बट जब ये कानून बना था तब ऐसा प्रावधान नहीं था। यह पंचायती राज निकाय को राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है, 6 महीने के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके द्वारा भारत में महिला के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बताइए के द्वारा। दरअसल 30 नहीं, ये 33% है। और किसके द्वारा किया गया, 73वें के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, 73वें के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, 73वां। कौन सा, 73वां, वही प्रश्न है, देखिएगा।
भारत में पंचायतों का हट। आगे चलते हैं, संविधान के अंतर्गत पंचायतों के महिलाओं को 1/3 का आरक्षण, 20वां प्रश्न है। अब कहा गया है 1/3 आरक्षण प्रतिनियुक्ति गारंटी किस अनुच्छेद में दिया गया? कौन सा? 243 घ में। कहां पे? 243 घ में पंचायतों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है दोस्तों? 243 डी। 243 डी में महिला से संबंधित आरक्षण है। 243 डी में ही क्या है? आपके एसटी और एससी के आरक्षण की बात की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र राज्य सरकार द्वारा 2010 तक स्थायी निकाय में महिला का आरक्षण 50% तक कर दिया गया जाए। बताइएगा मतलब किसने ये निर्णय लिया है? देखिएगा, प्रश्नकाल में बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के 50% आरक्षण तक प्रावधान कर दिया गया, परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां क्या है 50% आरक्षण जो है महिलाओं से संबंधित कर दिए गए। ठीक है, अब फिर से वही प्रश्न बना है आपके लिए। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्त्रियों के 50% आरक्षण कर दिया गया है? देखिएगा, और सभी इसमें जो अभी ऑप्शन देखिए सभी इसमें क्या है आपके सही है। यानी कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जितने राज्य हैं सब में क्या है आपके 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 33%। कितना है? 33% या 1/3 अभी भी इसका प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सेगमेंट के साथ में। इसी का आगे जो हो एमसीओ को कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ हमारा क्या होगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।